हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं एथनोइक एसिड की। एथनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर होता है, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जो सिरका यूज करते हैं हम लोग, सिरका 5 से 8% का जलीय विलयन होता है एथनोइक एसिड का। आज हम लोग एथनोइक एसिड के बारे में ही सारी बात करेंगे। एथनोइक एसिड बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इसके यूज के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं एथनोइक एसिड के बारे में। एथनोइक एसिड जो होता है, एथनोइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक केमिकल फार्मूला, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है CH3COOH। तो रासायनिक सूत्र इसका हो गया CH3COOH। और इसका जो और नाम होता है उसे एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कॉमन नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका जो संरचनात्मक सूत्र होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र जो होता है, संरचना सूत्र जो इसका होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात कर लेते हैं इसके। जब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो गया CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो संरचना सूत्र हो गया वो इस तरह से हो गया। जो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसमें जो ये ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह, जिसे आप COOH क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं, तो ये जो क्रियात्मक समूह है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये किस ग्रुप का मेंबर होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मेंबर होता है। आगे बात करते हैं इसकी। हटाएं बेटा, संरचना सूत्र आपने जान लिया इसका, और सामान्य रासायनिक सूत्र जान लिया आपने। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो एसिटिक एसिड हमारा है, ये एसिटिक एसिड 5 से 8% अगर इसका जलीय विलयन हो, एथनोइक एसिड CH3COOH, इसका 5 से 8% तक अगर हम जलीय विलयन लें, इसका जलीय विलयन लें, वाटर सॉल्यूशन लें, तो इसका जो 5 से 8% जलीय विलयन होगा, इसी को आप सिरका बोलेंगे, इसी को आप सिरका बोलते हैं। तो जो एथनोइक एसिड होता है, इसका जलीय विलयन 5 से 8% तक का इसका जलीय विलयन ही सिरका कहलाता है। ठीक। अब एथनोइक एसिड जो होता है, ये एथनोइक एसिड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को होती हैं, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके प्रिपरेशन मेथड भी होते हैं। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और ये देखते हैं कि इसके यूज क्या है डेली लाइफ में हमारे। आइए देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है, जिसका केमिकल फार्मूला था CH3COOH, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, द्रव्यमान
संख्या जो इसकी है, मॉलिक्यूलर मास जो है इसका, वो होता है 60। मॉलिक्यूलर मास इसका 60 होता है। मॉलिक्यूलर मास जो इसका होता है वो होता है इसका 60। ठीक, अब हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। जनरल चीजें हम लोगों ने जान ली एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड एथनोइक एसिड ग्रुप का मेंबर होता है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एथनोइक एसिड को 5 से 8% तक का अगर इसका जलीय विलयन लेते हैं उसे हम सिरका बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखा, इसका केमिकल फार्मूला देखा हमने, और इसके मॉलिक्यूलर मास की बात की। मॉलिक्यूलर मास इसका, द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 60। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। तो एसिटिक एसिड मिलेगा कैसे, प्रिपरेशन मेथड इसका, बनाने की विधि। बनाने की विधि की बात करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं हम, एसिटिक एसिड बनाते कैसे हैं। तो एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम लोगों ने इसके पहले एथेनॉल पढ़ा था। एथेनॉल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो एथेनॉल में हम लोगों ने कहा था कि एथेनॉल को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको एसिड मिलेगा। ठीक है, तो एथेनॉल अगर हम लोग लेंगे, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल है ना, एल्कोहल को जब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते थे, ऑक्सीकरण करते थे इसका किसकी उपस्थिति में, या तो हम लोग क्षारीय KMnO4 लेते थे, KMnO4 लेते थे, या हम लोग लेते थे अम्लीय K2Cr2O7। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते थे। जब ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराएंगे तो ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब आप देखें कि हमको चाहिए एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड में 2 कार्बन की एसिड चाहिए, तो 2 कार्बन के एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। तो 2 कार्बन का जो एल्कोहल होता है उसे एथेनॉल बोलते हो, C2H5OH। इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे, कोई भी एक ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एसिडिक K2Cr2O7 ये लिया, और इसके साथ इसको हमने हिट कर दिया, इसकी रिएक्शन करा दी, इसका ऑक्सीकरण करा दिया। ये एथेनॉल है। एथेनॉल का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करा दिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो फिर ये एसिड बन जाएगा। एसिड जो बनेगा वो एसिड होगा एथनोइक एसिड। यही आपका एथनोइक एसिड होगा, और वाटर निकल जाएगी, जल निकल जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा ये एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का पहला प्रिपरेशन मेथड जो हुआ कि एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करोगे, आप एथेनॉल का ऑक्सीकरण करोगे किसकी उपस्थिति में, एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या क्षारीय अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तब आपको एल्कोहल देगा एसिड। तो क्योंकि एसिड हमको एथनोइक एसिड चाहिए था, तो एल्कोहल आप लेंगे एथेनॉल। ठीक, तो ये पहला प्रिपरेशन मेथड हो गया। इस प्रिपरेशन मेथड से हम एथनोइक एसिड पा सकते हैं, किससे के द्वारा, एथेनॉल के द्वारा। दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं, एक और मेथड देखते हैं, हटाएं बेटा इसको। दूसरे मेथड की बात हम लोग करते हैं,
एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन के जो सेकेंड मेथड की बात हम लोग कर लें, सेकेंड मेथड में क्या होता है कि आप एसिटिक एसिड का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, कोई भी मेटल सॉल्ट ले लीजिए एसीटेट का, चाहे आप सोडियम एसीटेट ले लें, पोटेशियम एसीटेट ले लें या कोई भी सॉल्ट ले लें। तो सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट आप लीजिए, तो सोडियम एसीटेट जो आपका है, सोडियम एसीटेट, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दें। जब आप सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर देंगे तो होगा क्या रिएक्शन में, ये जो आपका सोडियम एसीटेट है CH3COONA, ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में टूट जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव रेडिकल आपका आएगा CH3COO- एसीटेट, अब पॉजिटिव रेडिकल जो आएगा आपका आएगा सोडियम। सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल में टूटेगा, यहां पॉजिटिव रेडिकल हो जाएगा हाइड्रोजन और नेगेटिव रेडिकल हो जाएगा आपका सल्फेट। अब इसका पहले का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे के नेगेटिव रेडिकल से जुड़ जाएगा और आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सोडियम और सल्फेट दोनों सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, तो सोडियम आपका हो गया Na+1 और सल्फेट आपका हो गया SO4-2। इन दोनों से आप सॉल्ट का फॉर्मेशन करा दीजिए, इन दोनों से आपका सॉल्ट बना सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये जो एसीटेट रेडिकल है ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो आपका बन जाएगा एथेनोइक एसिड। तो यहां पर बना आपका CH3COOH और साल्ट के रूप में बना आपका सोडियम सल्फेट। तो यहां पर आपने कहा कि जब हम सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर देते हैं, तो हमें एथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये दूसरा सेकंड मेथड हो गया एथेनोइक एसिड को प्राप्त करने का। अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि एथेनोइक एसिड हमें मिलेगी कैसे। तो अगर आपको कहा जाए कि एथेनोइक एसिड आप प्राप्त कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे। और एल्कोहल का ऑक्सीकरण आप करोगे तो किसके उपस्थिति में करोगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप दो जानते हो, या तो आप क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लोगे, या आप एल्कलाइन KMnO4 लोगे, या आप अम्लीकृत K2Cr2 लोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे। इसके साथ अगर आप ऑक्सीकरण कराओगे किसी भी एल्कोहल का, तो वो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे देगा। क्योंकि आपको एसिटिक एसिड चाहिए, एथेनोइक एसिड चाहिए, तो 2 कार्बन की एसिड चाहिए, तो 2 कार्बन के एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण कराओगे, तो 2 कार्बन का जो एल्कोहल होगा उसे आप एथेनॉल बोलते हो, और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन आप करा दोगे तो आपको मिल जाएगी एथेनोइक एसिड। दोबारा आपने कहा कि आप सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दोगे तो फिर आपको एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड मिल जाएगी। रिएक्शन आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एथेनोइक एसिड जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसके भौतिक गुण की बात हम लोग करते हैं, इसके भौतिक गुण की बात कर रहे हैं, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो भौतिक गुणों की बात जब हम लोग करते हैं तो पहली बात तो ये करते हैं कि इसका फेज बताते हैं। तो सामान्य फेज में ये लिक्विड होता है, सामान्य अवस्था में ये द्रव होता है और रंगहीन द्रव होता है। तो सामान्यतः ये क्या होता है,
पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हो गई कि सामान्य अवस्था में ये क्या हुआ, कलरलेस लिक्विड हो गया, रंगहीन द्रव हो गया, रंगहीन द्रव हो गया। कलरलेस लिक्विड होता है ये सामान्य अवस्था में, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी हो गई। ठीक है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप बता दो कि सामान्य अवस्था में जो है एथनोइक एसिड रंगहीन द्रव के रूप में होता है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि ये जो आपका एथनोइक एसिड है, इस एथनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, ये 290 केल्विन होता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, कम होता है इसका गलनांक। इसीलिए ठंडी के मौसम में ये जम जाते हैं, इनका गलनांक कम होता है। तो फिर क्या होता है कि विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में ये जम जाते हैं, ठंडी के मौसम में ये जम जाते हैं, या जब आपका ऐसी जगह पे आप जाए जहां पे वातावरण बहुत सर्द हो, तब ये जम जाएंगे। जब भी टेम्परेचर कम होगा ये जम जाएंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन बहुत कम होता है। इसीलिए इनको ग्लेशियस एसिड भी बोलते हैं, इसीलिए इन्हें ग्लेशियर एसिड भी बोलते हैं इनको, ग्लेशियर एसिड भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और जनरली क्या होता है, ये ठंडी के मौसम में जम जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्लेशियर एसिड भी कहा जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात आपने कर ली, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली आपने। तो एथनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है, 290 केल्विन होता है। फिर क्या होगा, ये सामान्यतः ये सर्दी के मौसम में जम जाते हैं, इसीलिए इसे ग्लेशियर एसिड भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। हटाएं भाई इसको। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, क्वथनांक जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 391 केल्विन। 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने ये कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 391 केल्विन होता है। चौथी बात आप बता दो इनको कि जो एथनोइक एसिड है इसका 5 से 8% जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन जो होता है, इसी को सिरका कहते हैं, सिरका कहलाता है, इसी को सिरका कहते हैं। तो इसका जो 5 से 8% तक का जलीय विलयन होता है, इसी जलीय विलयन को हम लोग सिरका बोलते हैं, सिरका कहलाता है वो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोगों ने कर ली इसके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोगों ने ये कही कि हम लोगों ने कहा भाई सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये शुद्ध रूप में द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। प्योर फॉर्म में सामान्य अवस्था में ये कलरलेस लिक्विड होगा। अब हम लोगों ने कहा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इसका गलनांक होता है, वो गलनांक इसका 290 केल्विन होता है, बहुत कम होता है। फिर क्या होगा कि सर्दी के मौसम में सामान्यतः ये जम जाते हैं, जिसके कारण इसे ग्लेशियर एसिड भी कहा जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो तो बहुत कम हो गया, 290 केल्विन हो गया। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन। अगली बात हम लोगों ने की, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात इसके की
कि 5 से 8% तक का एथनोइक एसिड का जलीय विलयन अगर आप लोगे, उसी जलीय विलयन को आप सिरका बोलते हो। एथनोइक एसिड का जो 5 से 8% तक का जलीय विलयन होगा शुद्ध एथनोइक एसिड का, वही सिरका कहलाएगा। ठीक है, आगे इसकी बात आप करेंगे, ये सामान्यतः एसिड होता है, एसिड एसिड हम लोग कह रहे हैं ना, तो ये सामान्यतः एसिड होता है। और एसिड कैसा होता है? दुर्बल एसिड होता है, वीक एसिड होता है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि ये दुर्बल अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। अब ये हुआ कि ये वीक एसिड होता क्यों है भाई? वीक एसिड है तो इसका कोई कारण होगा वीक एसिड का। तो आप कहेंगे कि इसे जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो इसका पूरा आयनाइजेशन नहीं होता, पूर्ण आयनीकरण नहीं होता। इसका जो एसिटिक एसिड होता है, जब हम लोग इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो इसका पूर्ण आयनीकरण नहीं होता, टोटल आयनाइजेशन नहीं होता। अब इसका जब पूर्ण आयनाइजेशन नहीं होता, पूर्ण आयनीकरण नहीं होता, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में नहीं आ पाता है, ये वीक एसिड हो जाता है। जबकि जो लवण के एसिड होते हैं, साल्ट के एसिड होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या होते हैं? इनका पूर्ण आयनीकरण हो जाता है, टोटल आयनाइजेशन हो जाता है, पूर्ण आयनीकरण हो जाता है जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। इसका पूर्ण आयनीकरण हो जाता है, पूर्ण आयनाइजेशन हो जाता है, टोटल आयनाइजेशन हो जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये वीक एसिड हो गया, दुर्बल एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो वाटर में जब आप डिजॉल्व करोगे तो इसका पूर्ण आयनीकरण नहीं होगा, टोटल आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात खत्म हो गई। हम लोगों ने एथनोइक एसिड के बारे में जाना, एथनोइक एसिड के केमिकल फार्मूले की बात कर ली, एथनोइक एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात कर ली, एथनोइक एसिड के मॉलिक्यूलर मास की बात कर ली, एथनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली, और एथनोइक एसिड का प्रिपरेशन कैसा होता है, एथनोइक एसिड को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, यह बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एथनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करते हैं। एथनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एथनोइक एसिड की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर हम लोग वही केमिकल प्रॉपर्टीज उठा रहे हैं। ठीक है, अब देखें पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी एथनोइक एसिड की, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं एस्टरीकरण का। एस्टरीकरण पहली केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एथनॉल में भी एस्टरीकरण पढ़ा था, एस्टरीफिकेशन हम लोगों ने एथनॉल में भी पढ़ा था। सेम वही चीज हम यहां भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, एथनोइक एसिड की। अब एस्टरीकरण में क्या होता है कि एस्टरीकरण में आप यह कहते हो कि एसिड और एल्कोहल मिलते हैं, एसिड और एल्कोहल मिलते हैं, फिर आपका एस्टर बनता है, एस्टर बनता है और वाटर बनता है। एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है एस्टर और वाटर। तो अम्ल और एल्कोहल, ठीक है, अम्ल और एल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एस्टर बनता है और यह क्रिया ही एस्टरीकरण कहलाती है। अम्ल और एल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर का फॉर्मेशन ही एस्टरीकरण कहलाता है, एस्टरीफिकेशन कहलाता है। क्योंकि हमको बात करनी है एथनोइक एसिड की, तो हम एथनोइक एसिड के एस्टरीफिकेशन की बात कर देंगे। एसिड जो हम लोग लेंगे वो एथनोइक एसिड लेंगे,
CH3 COOH ले लेंगे। एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, तो एल्कोहल मान लीजिए C2H5OH ले लिया, तो ये आपका एथेनोइक एसिड हो गया। एथेनोइक एसिड हो गया, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। और ये आपका एथेनॉल हो गया, जिसे हम पूर्व में पढ़ के आए हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इनका जब रिएक्शन कराओगे, है ना, अब देखें यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहता है भाई। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? आपका एस्टर बनेगा। एस्टर बनने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलता है? एसिटिक एसिड जो होता है वो OH देता है, और एथनॉल जो होता है, एल्कोहल जो होता है वो H देता है, और फिर जो शेष बचते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। शेष जो बचे हैं वो एक साथ जुड़ेंगे, तो आपका जो बचेगा वो हो जाएगा CH3COOC2H5, और वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल गया। ये जो है इसी को आप एस्टर बोलते हो, एस्टर बोलते हो। और यह रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन को आप कहते हो एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण, ठीक है। अब इसकी मेन बेसिक्स आप देख लीजिए, जनरल मैकेनिज्म हल्की से देख लीजिए। हमारे कोर्स में मैकेनिज्म नहीं है इस स्तर पे, लेकिन हल्की सी चीजें यहां पर देख लीजिए। होता एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से बात करते हैं तो हमको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये आपका हो गया एसिड का, और जब आप एथनॉल का बनाओगे तो HOC2H5, ये आपका एथनॉल का बना। और यहां से ये देखें आप, ये एक साथ हो जाएंगे, एसिड का हाइड्रोक्सिल समूह और एथनॉल का H, ये दोनों एक साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। और ये जब हटेंगे तो ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब ये बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो अब देखो ये जुड़ेगा कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O C2H5, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया है। यही एस्टर है, इसी को आपने एस्टर बोला है, यही है एस्टर। तो ये तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो एस्टरीकरण क्या होता है? सीधे सीधे पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीफिकेशन क्या होता है? तो एस्टरीकरण के बारे में आप जब बताओगे तो आप बताओगे कि एसिड और एल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और एल्कोहल की, तो एस्टर बनता है और वाटर, ठीक है। तो जो सब सब्सटेंस बनता है वो वाटर बनता है। मेन सब्सटेंस जो बनता है, मेन उत्पाद जो बनता है, मुख्य उत्पाद जो बनता होता है एस्टर, और यही रिएक्शन कहलाती है एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण, ठीक है। और बात हम लोग कर रहे थे एथेनोइक एसिड की, तो एसिड लिया हमने एथेनोइक एसिड और एल्कोहल लिया हम लोगों ने एथेनॉल, और बना हमारा एस्टर CH3COOC2H5। और इसकी मैकेनिज्म कैसी रही, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट आउट में सीखा था, ठीक है। अगर यहां से पूछा जाए कि हाइड्रोक्सिल आयन कौन देगा, तो एथेनोइक एसिड देगा। और H कौन देगा? H, तो H कौन देगा? एल्कोहल देगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसी में एक चीज और आप देखें, हटा दें बेटा इसको। एस्टरीकरण को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एस्टरीकरण में ही सोपोनिफिकेशन भी आ जाता है, साबुनीकरण भी यहीं से समझ में आ जाता है। अगर आप एस्टरीकरण समझ रहे हो तो एस्टरीकरण की अगर उल्टी चीजें हम लोग कर दें, एस्टर से हम लोग कर दें, तो यहीं पर आपको साबुनीकरण भी समझ में आ जाता है। इसी रिएक्शन में होता क्या है, साबुनीकरण भी यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि आगे हमको साबुन और साबुनीकरण पढ़ना है। सोपोनिफिकेशन
साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। यहीं से हमको साबुनीकरण भी समझ में आ जाएगा। देखो साबुनीकरण में क्या होता है कि साबुनीकरण में हम लोग एस्टर लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यही ना आपका एस्टर है, हम लोग एस्टर लेते हैं, ठीक है। और इस एस्टर को हम लोग सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। हम लोग इसकी रिएक्शन किसी क्षार के साथ करा देते हैं। अब वो क्षार कौन लेते हैं, या तो सोडियम का हाइड्रॉक्साइड ले लेते हैं या फिर पोटेशियम का हाइड्रॉक्साइड ले लेते हैं। तो हम लोगों ने माना कि बेस हमने ले लिया सोडियम का हाइड्रॉक्साइड, किसी क्षारक के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी। अब जब किसी क्षारक के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओगे, किसी क्षारक के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एस्टर की किसी क्षारक के साथ, और क्षारक कौन लेना है, या तो सोडियम का हाइड्रॉक्साइड लेना है या पोटेशियम का हाइड्रॉक्साइड लेना है। जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो फिर वही हो जाएगा, ये जो है ये फिर यहां से टूटेगा, ठीक है। फिर वही काम हो जाएगा भाई, आपका एसीटेट टूटेगा और आपका C2H5 टूटेगा। तो C2H5 के साथ आपका OH माइनस जुड़ जाएगा और एसीटेट रेडिकल के साथ आपका सोडियम रेडिकल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा आपका सोडियम एसीटेट और एथेनॉल। तो सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बन गया, क्योंकि यह मेथड साबुन बनाने के लिए यूज होता है। इसी तरह का मेथड हमें साबुन बनाने के लिए यूज होता है, तो इसी को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो साबुनीकरण की जब परिभाषा पूछेगा कि साबुनीकरण क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि एस्टर की रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराते हैं, एस्टर की रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराते हैं, बेस में क्या लेते हैं, या तो सोडियम का हाइड्रॉक्साइड लेते हैं या पोटेशियम का हाइड्रॉक्साइड लेते हैं। तो हमें एस्टिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट मिलता है। एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें सोडियम या पोटेशियम साल्ट मिलता है। ये क्या हो गया, ये सोडियम साल्ट हो गया, सोडियम साल्ट हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। सोडियम लवण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हो गया। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट प्राप्त होता है, जिसे आप साबुन भी बोलते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सोडियम या पोटेशियम साल्ट साबुन कहलाता है, सोप कहलाता है। तो यही रिएक्शन किसके निर्माण में काम में आती है, यही रिएक्शन साबुन के निर्माण में काम में आती है। इसी रिएक्शन से, यही रिएक्शन इसी अभिक्रिया से साबुन आप बना सकते हैं, साबुन का निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। सोप का फॉर्मेशन इसी तरह की अभिक्रिया से होता है, इसलिए इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसी को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। सोप वाले चैप्टर में, सोप वाले टॉपिक में फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप सीख लीजिए कि साबुनीकरण यही होता है। अगर साबुनीकरण आपसे पूछा जाए तो आप साबुनीकरण को बता देंगे कि एस्टर को जब हम लोग क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट मिलता है, जिसे साबुन बोला जाता है ना, जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसी तरह से हमारा साबुन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हटाएं बेटा।
आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसके। तो एसिटिक एसिड जो हमारा था एथनोइक एसिड, इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग करें इसकी, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देखा इसका स्त्रीकरण थी, है ना, एस्ट्रिफिकेशन थी। और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करें तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसी बेस से, किसी क्षार से कराते हैं। एथनोइक एसिड जो हमारा है, एथेनोइक एसिड जो हमारा है, इसकी रिएक्शन हम लोग किसी क्षारक से कराते हैं, बेस से कराते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, अम्ल है, और इसकी रिएक्शन हम बेस से करा रहे हैं, क्षारक से करा रहे हैं, क्षारक से करा रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा क्या था, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, वह रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। तो एथनोइक एसिड की रिएक्शन जब भी आप किसी बेस से कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसी रिएक्शन हो जाएगी। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था कि एसिड और बेस रिएक्शन करते थे तो फॉर्मेशन किसका होता था, मेन सब्सटेंस जो मुख्य उत्पाद होता था वो साल्ट होता था, लवण होता था, और इसका सब सब्सटेंस जो होता था वो वाटर होता था, जल होता था। तो एथनोइक एसिड की रिएक्शन जब भी आप किसी बेस के साथ कराएंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह की रिएक्शन दे देगी, उदासीनीकरण अपक्रिया की तरह की अपक्रिया दे देगी, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, हम लोग एथनोइक एसिड ले रहे हैं CH3COOH, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब साल्ट बनना है और वाटर बनना है, वाटर हम लोग बना देते हैं तुरंत। और सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट बनाने के लिए हम लोग एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट, तो बेस का पॉजिटिव पार्ट होगा K प्लस पोटेशियम रेडिकल, और एसिड का नेगेटिव पार्ट होगा एसीटेट CH3COO माइनस। इनसे जो आप सॉल्ट बनाओगे, जो कंपाउंड बनाओगे, वो बनेगा CH3COOK, जिसका नाम होगा पोटेशियम एसीटेट। तो यहां पर साल्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3COOK, जिसका नाम हो गया आपका पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, और वाटर बन गया। तो आपने एथनोइक एसिड की रिएक्शन करा दी किसी बेस से, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा सॉल्ट, है ना, सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट किसका बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट में जो भी मेटल रहेगा बेस के साथ, उस मेटल का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपकी एथनोइक एसिड की। तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, हटाएं बेटा इसको। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं एथनोइक एसिड की, तो एथनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग कोई भी मेटल के कार्बोनेट से करा दें या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दें, बाइकार्बोनेट से करा दें, तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो ये कहती है कि जो आपका एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हो, मेटल कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या
धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बाइकार्बोनेट भी बोलते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओ। ठीक है, अब धातु कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था। देखिए कार्बोनेट रेडिकल जो होता है वो होता है CH3-2, ठीक है, और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल होता है HCO3-1। इसके साथ कोई भी मेटल लगा दीजिए, मान लीजिए मेटल आपका है सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कॉपर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इससे आप कार्बोनेट के साथ करोगे तो मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा, बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तो मेटल का बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है, हमसे ये कहा जाता है कि एथनोइक एसिड धातु कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन करेगी तो फिर क्या होगा। तो एथनोइक एसिड जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करती है तो जो आपका मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्या होता है, एथनोइक एसिड का, है ना, एथनोइक एसिड का मेटल सॉल्ट मिलता है। और आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे आप एग्जाम्पल बनाते रहिएगा। एथनोइक एसिड है आपका CH3COOH। मान लीजिए आपको कार्बोनेट लेना है, सोडियम का कार्बोनेट आपको बनाना है, तो सोडियम रेडिकल हो गया Na+1 और कार्बोनेट हो गया CO3-2। अब इनसे आपने सोडियम कार्बोनेट बनाया तो ये हुआ Na2CO3। सोडियम के कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन आपने कराई, गर्म कर दिया इन दोनों को मिला के आपने। जब आपने इन दोनों को मिला के गर्म कर दिया तो बनेगा क्या, सॉल्ट। और सॉल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा। और कार्बोक्सिलिक में ये किनारे हट जाएगा और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम के साथ। तो सोडियम का एसीटेट बनेगा सॉल्ट के रूप में, CH3COONA। सोडियम का एसीटेट बन गया आपका सॉल्ट के रूप में। और क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई भाई, और वाटर मिल गया आपको। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो, यहां पर 2 सोडियम है तो 2 कर दो, यहां पर आप 2 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, आपने एथनोइक एसिड की रिएक्शन कराई धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो आपने कहा कि जब भी एसिड की रिएक्शन होगी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। हटाए भाई, अगली प्रॉपर्टी की जब बात कर रहे हैं हम लोग एथनोइक एसिड के, तो एथनोइक एसिड की अगली प्रॉपर्टी हो गई डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको। निर्जलीकरण में क्या होगा कि आप एसिटिक एसिड CH3COOH इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करोगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जल कारक एजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। निर्जल कारक का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल और मॉइस्चर यहां से निकाल देगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल और मॉइस्चर जब यहां से निकल जाएगा तो यहां पर आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है CH3CO2O और वाटर रिलीज होता है, इससे बोलते हो आप एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक
एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। ये आपका एथनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। रिएक्शन आपको बैलेंस करना होगा तो यहां से 2, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये एक्चुअली होती कैसी है ये रिएक्शन। और यहां पर क्या होगा कि जब आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ एथेनोइक एसिड को गर्म करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के लिए क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड के रहेंगे। पहला मॉलिक्यूल हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही हो गया HOC डबल बॉन्ड OCH3। यही ना एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब वाटर का मॉलिक्यूल अलग करना है तो एक से OH अलग होगा, एक से H अलग हो जाएगा, बाकी सब एक साथ हो जाएंगे। बाकी सब एक साथ हो जाएंगे। देखें यहां पर ये CH3CO, ये भी क्या है CH3CO, और ये दोनों किससे कनेक्ट हो जाएंगे? O से कनेक्ट हो जाएंगे। तो O से आपका इधर भी कनेक्ट हो गया CH3CO और इधर भी आपका कनेक्ट हो गया COCH3। यही ना भाई, ये इसी को ना, ये 2 बार है तो इसको आपने ऐसे लिख दिया CH3CO ट्वाइस और O, इसी का नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई किसकी? एसिडिक एसिड की। अब आपसे कहा जाए कि निर्जलीकरण आप बताइए एसिटिक एसिड का, तो आप कहेंगे कि एसिटिक एसिड को आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है? निर्जल कारक एजेंट है, परबल निर्जल कारक एजेंट है। किसी के साथ भी लगाओगे उसका मॉइस्चर या वाटर वहां से हटा देगा। अब जब यहां से इसका वाटर मॉलिक्यूल एक हटा देगा तो बनाएगा क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड बनाएगा। और मैकेनिज्म जनरल तरीके से आपको यह बता दी गई। ठीक है, किस तरह से ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन रहा है। अब लास्ट इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, इसके बाद आज चैप्टर को बंद करते हैं। लास्ट रिएक्शन की बात जब हम लोग करते हैं तो वो बात कर रहे हैं हम लोग अपचयन की, है ना, रिडक्शन की। अब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि एसिटिक एसिड का जब रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? अब इसका एसिटिक एसिड का या एथेनोइक एसिड का अपचयन करोगे तो क्या होगा? अपचयन करोगे तो क्या होगा? यहां देखो, हम लोगों ने बात की थी जब, तो एल्कोहल और एसिड, बीच में एल्डिहाइड कीटोन आते थे, तो हम लोगों ने कहा था कि वो नॉन स्टेबल कंपाउंड होते हैं, फिर वो एसिड में चेंज हो जाते हैं या एल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। तो हम एल्कोहल से जब एसिड को चेंज करेंगे तो हमने कहा था जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि अगर लेफ्ट टू राइट चलना है, एल्कोहल से एसिड बनाना है, तो फिर आपको ऑक्सीडेशन करना होगा, ऑक्सीडेशन करना होगा। लेकिन अगर आपको एसिड से एल्कोहल बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, अब अगर आपको एसिड से अल्कोहल बनाना है तो फिर आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज यह भी बताई गई थी कि अपचयन जो होगा वो ऑक्सीडेशन की क्रिया में ज्यादा कठिन होगा। रिडक्शन करना ज्यादा टिपिकल होता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन आराम से हो जाता है। और ऑक्सीडेशन के लिए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 आपको मालूम है, या तो आप एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, या आप एसिडिक K2Cr2O7 ले लीजिए, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए। अब वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीजन उपलब्ध करा देगा।
ऑक्सीजन उपलब्ध करा देगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता जब हो जाएगी आपके पास तो आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन रिडक्शन इससे टफ प्रक्रिया होती है। और रिडक्शन के लिए क्या होगा कि रिडक्शन के लिए पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं। हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग रिएजेंट होते हैं। एक ही रिएजेंट सारे रिडक्शन को नहीं करा पाएगा, जबकि एक ही तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को करा देते हैं। लेकिन हर रिडक्शन के लिए पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक विशेष तरह का अपचयन का जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक विशेष तरह का होगा हर रिएक्शन के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप जानते ही हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा बदल जाएंगे अभिक्रिया के साथ। रिड्यूसिंग जो रिएक्शन होगी वो ज्यादा टफ होगी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन से। अब देखते हैं हम लोग कि अगर एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप अपचयन कर रहे हो तो आपको मिल क्या रहा है, एल्कोहल मिल रहा है। अब एथनोइक एसिड का आप रिडक्शन कर रहे हो, एथनोइक एसिड का CH3 COOH का रिडक्शन कर रहे हो। इसका रिडक्शन करोगे और यहां पर जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लिखोगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वह रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्या होगा, ये एथेनॉल में चेंज होगा, C2H5OH में चेंज हो जाएगा। ये C2H5OH में चेंज हो जाएगा। ठीक, C2H5OH में अब की बार ये चेंज हो गया। ठीक, ये हो गई आपकी रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक, रिड्यूसिंग रिएक्शन ये हो गई आपकी। वाटर बना दीजिएगा। रिड्यूसिंग रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने एथनोइक एसिड की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एथनोइक एसिड क्या है, एथनोइक एसिड कहते किसे हैं, एथनोइक एसिड का ग्रुप क्या है, एथनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एथनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और एथनोइक एसिड की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एथनोइक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, और एथनोइक एसिड की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कि बेस से रिएक्शन करा दो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी रिएक्शन होगी। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से तब क्या होगा। चौथी रिएक्शन आपने पढ़ी कि अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करा दोगे, इसका निर्जलीकरण करा दोगे, फिर क्या होगा। अब पांचवी या अंतिम रिएक्शन हम लोगों ने अपचयन रिएक्शन पढ़ी कि हम एसिड का, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो फिर क्या मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आपको एल्कोहल मिलेगा और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको एसिड मिलेगा। ठीक है, आशा है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने चैनल शिक्षा सप्तक को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।